हेलो दोस्तों, स्टडी विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल का दूसरा चैप्टर यानी भारत में कर्क रेखा और मानक समय रेखा, ये क्या होती है, ये हमको भारत की स्थिति के अनुसार देखना है। इसमें क्या क्या होगा। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपको वैसे याद भी होगा, सबने पढ़ा होगा, कोई ट्रिक भी है, जो कि गुजरात पश्चिम में गुजरात से लेकर के और मिजोरम तक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश ही है। क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश। अगर देखा जाए तो कर्क रेखा भारत में यहां से एंटर करती है इस टाइप से, और त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए निकल जाती है। यहाँ पे एक ये देखो, यहाँ पर तो ये गुजरात से जाती है, ये है गुजरात, ये है राजस्थान, राजस्थान में थोड़ा कम है, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, बीच में ये बांग्लादेश है, बीटी, यानी ये बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। तो देखो, कर्क रेखा वैसे ग्लोब पर है कहां पर, ये अपना पृथ्वी का ग्लोब है। इस ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश, क्या है ये 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है, ये इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या, विषुवत वृत्त, क्योंकि ये वृत्त और ये क्या है, चारों तरफ इसके क्या है, ये रेखा है, इसीलिए वृत्त के आकार की होती है। ये एक वृत्त होता है पृथ्वी के चारों तरफ। ये जो भूमध्य रेखा है, इससे 23.5 डिग्री, कितना, 23.5 डिग्री, यानी 23 सही है, 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, यानी भारत को 2 भागों में बांट देती है। इसके अगर 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री अगर अपन भूमध्य रेखा से नीचे आए, क्योंकि ये 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री है, तो ये कौन सी है, मकर रेखा। ऐसे ही ऊपर और ये नीचे, ये दोनों क्या हैं, ये तो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। यानी दक्षिणी ध्रुवी वृत्त। और ये क्या होता है, उत्तरी उपध्रुवीय वृत्त, उपध्रुवीय वृत्त, और ये दक्षिणी उपध्रुवीय वृत्त। ये उत्तरी और ये दक्षिणी। देखिए क्या होता है, ये जो 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये बीच में भूमध्य रेखा, तो इनको, ये जो है ना कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा मानने का कारण है कि अपनी जो पृथ्वी है ना, वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगर पृथ्वी 23.5 डिग्री मान लिया झुकी हुई है इस टाइप से, ये 23.5 डिग्री एंगल में झुकी है अपने अक्ष से। जब 23.5 डिग्री झुकी है, तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, अपनी धुरी पर, तो उससे रात और दिन होते हैं।
क्या होते हैं, रात और दिन। लेकिन जब पृथ्वी पूरी साल में सूर्य का चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो चारों तरफ परिक्रमा करने से उसके जो अक्ष में जो झुकाव है, उस झुकाव के कारण सूर्य की स्थिति, मान लिया सूर्य, पता है सूर्य का प्रकाश वैसे तो ध्रुवों तक भी जाता है, लेकिन सूर्य की जो स्थिति है वो कर्क और मकर के बीच में ही रहती है। यानी बिल्कुल सीधी, जो सीधी किरणें होती है ना सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में ही रहती है। ना तो सूर्य से ऊपर निकलेगा, ना मकर से नीचे जाएगा। देखिए ये अगर सूर्य है, इस प्रकार ये सूर्य यहां पर इतने में ही क्या होता है, इधर और उधर होता रहेगा। यानी कर्क रेखा पर होगा तो यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी, यानी कर्क रेखा पर होगा तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होगी, और मकर रेखा पर सूर्य होगा तो इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन गर्मी सबसे ज्यादा तो किसके बीच में रहेगी, कर्क और मकर के बीच में, यानी विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा जहां जहां से गुजरेगी वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र पूरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी मकर रेखा के और कर्क रेखा के बीच का ये जो क्षेत्र है, जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, वो उसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जैसे ही अगर कर्क रेखा से ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे, यानी कर्क रेखा से ऊपर, मकर रेखा से नीचे, तो कर्क रेखा के ऊपर इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे अपन, क्योंकि गर्मी तो सबसे ज्यादा इसमें रहेगी, क्योंकि सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। यहाँ पर इसकी जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर यहाँ तो निकलता ही नहीं है। तो इस वाले क्षेत्र को, इसको बोलते हैं उपोष्ण। क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऐसे ये कौन सा क्षेत्र होगा, ये भी उपोष्ण होगा। ये उपोष्ण हो गया किस किस के बीच में, उत्तरी उपध्रुवी वृत्त के और कर्क रेखा के बीच में, क्योंकि इधर तो सूर्य निकलता ही नहीं है। किस किस के बीच में रहेगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसको बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलेंगे इसको, शीतोष्ण क्षेत्र। यहाँ ये बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है। ऐसे इधर भी दक्षिणी ध्रुव में भी शीतोष्ण है और उत्तरी ध्रुव में भी शीतोष्ण है। शीतोष्ण क्षेत्र यानी इसको बिल्कुल ठंडा क्षेत्र है, ये बिल्कुल ठंडा। इस क्षेत्र में तो गर्मी पड़ती ही नहीं है। यहाँ पर हमेशा क्या रहती है, बर्फ रहती है। यानी अंटार्कटिका इधर होता है, इधर आर्कटिक होता है, तो इन दोनों क्षेत्रों में क्या, बर्फ जमी रहती है। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पर उनका सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता है, हमेशा वो ठंडा क्षेत्र रहता है। देखो सूर्य की स्थिति कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही चलती रहती है। कर्क और मकर, सूर्य कर्क रेखा पर कब होगा, मान लिया जाए कि सूर्य कर्क रेखा पर कब होगा, यानी जब भारत में गर्मी पड़ेगी। गर्मी कब पड़ती है, मार्च से लेकर के सितंबर के बीच में, उसके बाद सर्दी आ जाती है। तो देखो इसकी स्थिति देखी जाए तो कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है, बिल्कुल सीधा। तो ये आएगा अपना, देखो पहले तो विषुवत रेखा पर 2 बार चमकेगा सीधा। कितनी बार चमकेगा विषुवत रेखा पर, 2 बार सीधा चमकेगा। कब कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये 2 टाइम ऐसे हैं कि सूर्य
विषुवत रेखा पर आकर के सीधा चमकेगा। इसके बाद कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर सूर्य कब चमकता है? जून में। कितनी तारीख है? 21 जून। और मकर रेखा पर कब चमकेगा सूर्य? 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर। यानी ये डेट ऐसी है, 21 जून को तो कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। क्योंकि 22 दिसंबर के टाइम पर इधर क्या होगा? सर्दी होगी। जब सूर्य इधर जाएगा तो इस क्षेत्र में सर्दी होगी, और सूर्य ऊपर जाएगा तो फिर इस क्षेत्र में सर्दी होगी। मतलब सूर्य की किरणें तो यहाँ पे सीधी पड़ेंगी, इस वाले क्षेत्र में क्या होगा? ठंडा महसूस होगा, यानी ठंड का क्षेत्र हो, ठंड का मौसम। और अगर सूर्य इधर चमकेगा सीधा तो इस वाले क्षेत्र में सर्दी का मौसम होगा। तभी तो दिसंबर के महीने में भारत में क्या होता है? सर्दी होती है, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। हाँ, और ये वाला क्षेत्र है ना, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये वाला, ये तो भारत की, देखो भारत कहां पर है? यहां पर, इस जगह पर तो है ही भारत। तो भारत की स्थिति आधी तो उष्णकटिबंधीय है और आधी उपोष्ण में। तो भारत की जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय। लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए, ये देखो, ये जो पैमाना है ना, कर्क रेखा, जिसको हमने क्या माना गया है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा के ऊपर का उपोष्ण क्षेत्र, नीचे का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसके आधार पर किसी देश की जलवायु नहीं उसको माप सकते हैं, क्योंकि उसको मापने के कुछ भौगोलिक क्षेत्र भी होते हैं। अगर कहीं पर मान लिया भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, भौगोलिक परिस्थितियां कि उस क्षेत्र में भारत को, पूरे क्षेत्र को कैसा माना जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। भारत एक पूरा कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसके बाद देखिए, कर्क रेखा कहां पर है? भारत में। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं? यानी भारत के राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा? गुजरात। गुजरात है ये वाला क्षेत्र। गुजरात के बाद ये थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र, ये है राजस्थान। राजस्थान, और राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। गुजरात ये वाला क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है, थोड़ा सा ज्यादा टच नहीं कर दिए, झारखंड। क्या है? झारखंड। झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये वाले क्वेश्चन पहले बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, या किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, या किस से होकर नहीं गुजरती है। ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन आजकल ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं। आजकल पूछा जाता है कि भारत के उत्तर में कौन सी राजधानी है जिस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देखो, यहां पर है जयपुर। क्या है ये?
जयपुर। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गांधीनगर। मध्य प्रदेश की यहाँ पर क्या है? भोपाल। छत्तीसगढ़ की रायपुर और झारखंड की रांची और पश्चिम बंगाल की यहाँ पर है कोलकाता। त्रिपुरा की राजधानी ऊपर है, क्या है? अगरतला। और मिजोरम की क्या है? आइजोल। मतलब 3 राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में है और 5 राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में है। कौन कौन सी? गांधीनगर गुजरात की, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, रांची झारखंड की, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ये 5 राजधानी ऐसी हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। बाकी के 3 आइजोल, अगरतला और जयपुर इसके उत्तर में है। देखो, गुजरात, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है और ये इनकी क्या है? राजधानियां। देखो, ऐसा कौन सा राज्य है जिससे होकर सबसे ज्यादा कर्क रेखा गुजरती है? ये भी क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे ही आते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा राज्य सर्वाधिक कर्क रेखा की लंबाई वाला राज्य, मतलब ऐसा राज्य जिससे होकर कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा गुजरती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लंबाई है कर्क रेखा की। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे कम किस राज्य के साथ मतलब कर्क रेखा गुजरती है? अगर सबसे कम देखा जाए यहां पर ये जो राजस्थान है ना, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां से होकर के बहुत कम मतलब देखिए, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर। कहां पर है राजस्थान की राजधानी? जयपुर। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित राजधानी, यानी कर्क रेखा से सबसे अधिक दूरी पर स्थित राजधानी कौन सी है? जिस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो है कौन सी? जयपुर। यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर सबसे ज्यादा दूरी पर है। देखो,
इसके बाद देखा जाए तो भारत की कर्क रेखा, मतलब भारत में कर्क रेखा कहां पर है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद देखेंगे भारत में मानक समय। जो भारत का मानक समय है ना, मानक समय देशांतर रेखा पर निर्भर होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और अपने अक्ष पर घूमती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य घूम रहा हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो अपनी पृथ्वी, ये पश्चिम है और ये पूर्व है, यानी पूरब और ये पश्चिम। पृथ्वी इस टाइप में घूमती है, कैसे, ऐसे, कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हुआ महसूस होता है। तो क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो सूर्य क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर महसूस होता है, न कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर थोड़ी ना लगाएगा। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर घूमती है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, घूमती है, तो इस पर क्या होती है, रेखा। क्या होती है, रेखा। कौन सी है ये, देशांतर। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ना, ये देशांतर रेखाएं भी तो आपस में, सूर्य यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा। ऐसे तो महसूस होता है कि सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कितना समय लगता है, तभी तो अपना ये समय निकाला जाता है। तो ये क्या है, पृथ्वी बिल्कुल 360 डिग्री घूमती है। कितने, 360 डिग्री। जब पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो उसको कितना समय लगता है 360 डिग्री घूमने में, 24 घंटे। जब 24 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा, यानी 15 डिग्री। ये तो 336 डिग्री में 24 घंटे लगे, तो 15 डिग्री में कितना लगा, 1 घंटा। यानी पृथ्वी को एक घंटे में यानी पृथ्वी को 15 डिग्री चलने में लगा समय, यानी 15 मिनट, यानी 15 डिग्री चलने में कितना समय लगा, 1 घंटा। 1 घंटा। 15 डिग्री चलने में समय कितना लगा, 1 घंटा। यानी मान लिया 1 घंटे में कितनी, 15 डिग्री, तो 15 यानी 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। 60 मिनट कितना डिग्री चलती है 60 मिनट में, 15 डिग्री, तो यानी 4 मिनट। यानी 1 डिग्री चलने में पृथ्वी को 1 डिग्री चलने में लगा समय, यानी 1 डिग्री चलने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 4 मिनट। यानी पृथ्वी अपनी 4 मिनट में कितना चलेगी, 1 डिग्री। यानी एक देशांतर से दूसरी देशांतर जाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट। ये जो 4 मिनट है ना, इसी के आधार पर अपन भारत का समय नापते हैं। कैसे, भारत, देखो सबसे पहले तो हमको ये क्या है अपना गिलोब, इस पर ये मान लिया क्या है, देशांतर रेखा। क्या ये देशांतर रेखा, इसको हमने मान लिया कितना, 0 डिग्री देशांतर। कितना है ये, 0 डिग्री देशांतर। 0 के इधर की साइड में होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ही 4 डिग्री,
और इसके इस साइड भी होंगी ऐसी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, ऐसे ही 4 इस टाइप में होंगी। यानी इसके दोनों तरफ कैसी रेखाएं होंगी? देशांतर रेखा। ये जो 0 डिग्री है ना, इसको अपन मानते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, ये मानक समय रेखा है किसकी? वर्ल्ड की। ये कहां से गुजरती है? लंदन से। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मानक समय रेखा। ग्रीनविच मानक समय रेखा क्या बोलते हैं इसको? GMT, ग्रीनविच मानक समय रेखा, यानी GMT। GMT कहां से गुजरती है? लंदन से। लंदन में एक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला से गुजरती है। कहां से? ग्रीनविच नामक प्रयोगशाला से, जो कि मानक समय रेखा मानी गई। यह मानक समय रेखा पूरी दुनिया के लिए मापी गई मानी गई है। कहां? 0 डिग्री देशांतर। लेकिन भारत में जो मानक समय रेखा मानी है वो कौन सी है? भारत की जो मानक समय रेखा है ना, वो इस टाइप से जाती है। यहाँ पर कोई जगह है इलाहाबाद में, क्या है ये? इलाहाबाद। इसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज। यहाँ पर नैनी, क्या है ये? इलाहाबाद के नैनी से। नैनी को क्या माना गया है? बिल्कुल यहाँ से अपने जो मानक समय है ना, वो नैनी से मापा जाता है। ये कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री। कितनी? 82.5 डिग्री। यानी ये जो 82.5 डिग्री है ना, ये 82.5 डिग्री कहां से? 0 से। ऐसे मान लिया जाए। ये मान लिया 0 डिग्री, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही जाएंगे तो कहां पे आएगी? ये 82.5 डिग्री। कौन सी दिशा में जाएंगे अपन? ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम। ये कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम, क्योंकि 0 डिग्री के इस साइड में पश्चिम और इस साइड में पूर्व। तो ऐसे ही इसमें आगे जाएंगे ना, तो ये कितने आ जाएगी? भारत में 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री पर भारत की मानक समय रेखा है, इसी 82.5 डिग्री पर। देखो, हमने देखा था भारत का सबसे बिल्कुल पूर्वतम बिंदु कौन सा है? किबुथु। कितने डिग्री पर है? 97.25, यानी 97 डिग्री 25 मिनट। और ये कितना था? 37 डिग्री और 6 मिनट। कितना? 68। ये कितना था? 68 डिग्री 6 मिनट। यानी 68 से 97 तक हमने कितना समय बताया था? वो कितनी देशांतर रेखा होती है इसके बीच में? यानी भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक लगभग कितना माना था हमने? भारत के पश्चिम से पूर्व तक, भारत में पश्चिम से पूर्व तक कितनी रेखाएं थी? देशांतर रेखा। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? लगभग 30। लगभग कितनी थी? 30 डिग्री। कितनी थी? 30 डिग्री। हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री में कितना समय लगेगा? 4 × 30 यानी 120 मिनट। कितना समय लगा? 120 मिनट, यानी 2 घंटे। यानी सूर्य को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में, कहां से? यहां से यहां तक पहुंचने में कितने घंटे का समय लगता है? 2 घंटे का। मतलब यहां पे अगर सूर्योदय हो रहा है यहां पे, तो यहां पे कितने घंटे बाद सूर्योदय होगा? 2 घंटे बाद। मतलब
इसमें और इसमें कितने घंटे का अंतर हो गया? 2 घंटे का। इसीलिए तो भारत को जो मानक रेखा है ना 82.5 डिग्री पर मानी गई है। यहां से यहां के लिए सब जगह क्या समान माना गया है, क्या डिस्टेंस के हिसाब से। क्यों? अब ये 2 घंटे का अंतर आ रहा है, तो क्या यहां पे मान लिया सुबह 7 बजे, मान लिया कहां पे अरुणाचल में सूर्योदय 7 बजे होगा। तो क्या गुजरात में 9 बजे सूर्योदय होगा? क्या 9 बजे थोड़ी ना होगा, कितने बजे मानेंगे? यानी 2 घंटे का तो इसमें अंतर हो गया। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो जिस टाइम पर यहां पर भी 7 बजेंगे उस टाइम पे यहां पे भी 7 ही बजेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो SMT जो स्टैंडर्ड मानक रेखा मानी है, SMT यानी हमारी जो स्टैंडर्ड मानक रेखा है ना, स्टैंडर्ड रेखा वो कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पर। कहां से गुजरती है? गुजरात इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के नैनी से। इसके आधार पर समय इधर और इधर सब जगह यहीं से मापा जाएगा। यहां से कितना है समय, वही समय इसके लिए होगा। पूरे भारत के लिए कहां से समय मापेंगे? इलाहाबाद के नैनी से, जिसको मिर्जापुर भी बोलते हैं। क्या मिर्जापुर भी ऑप्शन में आ सकता है? मिर्जापुर। यानी हमें पता चल गया कि 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में जो समय है ये लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है सूर्योदय में। कितने घंटे का? 2 घंटे का। देखो ये मानक समय नहीं होता, इस टाइप में है। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री देशांतर। कितनी है? 82.5 डिग्री देशांतर, जो कि कहां से है? प्रयागराज इलाहाबाद, इसकी नैनी से, जो कि अब क्या हो गया है? मिर्जापुर को भी मानते हैं। दोनों ही ऑप्शन में आ सकते हैं, मिर्जापुर और नैनी। मिर्जापुर और नैनी तो यहां से होकर के गुजरती है। तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के राज्य जिनसे होकर मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं, कितने हो? 1 2 3 4 और 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर के मानक समय रेखा गुजरती है। अपनी जो मानक समय रेखा है ना, मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री क्यों माना गया है? देखो ये हमेशा, देखो मानक समय रेखा को 7.5 डिग्री, कितने 7.5 डिग्री के अनुपात में होना चाहिए, 0 से 7.5 डिग्री। क्योंकि भारत का जो समय है ना, भारत का समय 0 डिग्री समय रेखा से, देखो ये 0 डिग्री है, 1 2 और ये 3 4 ऐसे ही डॉट 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 82.5 डिग्री। कितने तक जाएंगे अपन? 82.5 डिग्री तक। ये यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है ना, ये अंतर ये हमेशा 7.5 के अनुपात में होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए 7.5 के अनुपात में? क्योंकि 7.5 से अगर अपन 4 से गुणा करें, क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट चलती है, तो 7 चौक 28 यानी 30 मिनट का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? 30 मिनट। यानी इस अनुपात में या तो 7.5 के अंतर से क्या निकल रहा है, या तो 30 मिनट का या फिर 1 घंटे का। यानी भारत का जो मानक समय है वो 0 डिग्री से कितने अंतर रखता है? यानी लंदन में जो ग्रीनविच जगह है जहां से दुनिया की मानक समय रेखा को माना गया है 0 डिग्री से, 0 डिग्री से यानी 82 तक, 82.5 से अगर अपन किससे 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा ये? 4 दूनी 8, 4 8 32, यानी प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा? 330 में अगर कितने का भाग दें, कितना आएगा? 6 पंजा 30 और 6 पंजा 30, यानी कितना आएगा ये? 5.5 घंटे, 5.5 यानी 5 घंटे और 30 मिनट। कितना आया? 5 घंटे 30 मिनट। यानी भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना है? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे। क्या है? आगे। यानी ग्रीनविच से क्या है? 5 घंटे 30 मिनट। क्यों है? क्योंकि देखो अगर सूर्योदय यहाँ पे होगा तो यहाँ पे सूर्योदय बाद में ही तो होगा। पहले सूर्योदय कहाँ होगा? पूर्व दिशा में। पहले सूर्योदय भारत में होगा, उसके बाद सूर्योदय लंदन में होगा। तो क्या है इसका? आगे है। कितना? 5.5 घंटे इसका आगे है। तो आज इसी के साथ इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास कल करेंगे। जब तक के लिए